नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 16 जून और 16 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं। और सबसे पहले हमें माफ कीजिएगा कि 15 जून का करंट अफेयर हम नहीं बना पाए थे क्योंकि हमें कहीं जाना था, इसी चलते नहीं बनाए थे। तो आज है 16 जून और 16 जून से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और इसमें 15 जून का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी सिपरी के एक बुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार है? तो किस देश में है? तो रूस में है। किस देश में? रूस में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में सिपरी के अनुसार जारी रैंकिंग में सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास है? तो रूस देश के पास है। किस देश के पास? रूस देश के पास। अब देखिए, तब आपको तो पता हो गया कि हाल ही में जारी सिपरी के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस में है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर अमेरिका है। कौन है? दूसरे नंबर पर अमेरिका है। यानी कि सिपरी के अनुसार सर्वाधिक हथियार कौन से देश के पास है? तो रूस के पास है। दूसरे देश कौन किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। लेकिन पूछेगा कि इसमें भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान हथियारों के मामले में 7वें नंबर पर है। कितना नंबर पर है? 7वें नंबर पर। अब देखिए आगे है, एक है देश पाकिस्तान। पाकिस्तान का रैंक कितना है? तो ये 6ठे नंबर पर है। कितने? 6ठे। यानी आपको याद रखना है कि सिपरी के अनुसार सर्वाधिक हथियार किस देश में है? तो रूस में है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो अमेरिका है। भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 7वें नंबर पर है। पूछेगा पाकिस्तान का स्थान कितने नंबर पर है? तो 6ठे नंबर पर है। अब देखिए कुछ सूचकांक है जो हम आपके बीच लाए हैं और ऐसे ही आपको बोल दे रहे हैं कि वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। कितना है? तीसरा है। ट्रेवल टूरिज्म में भारत का स्थान कितना है? तो 54 है। सॉरी। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 है। कितना है? 180 है। आपसे पूछ दिया जाए कि खुशहाली में भारत का रैंक कितना है? तो 136 है। स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 150 है। आपसे पूछ लिया जाए कि भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 101 है। कितना है? 101 है। आपसे पूछ लिया जाए कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 85 है। कितना है? 85। यानी कि भारत का सूचकांक आपको याद होना चाहिए कि सिपरी के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्चा करने वाला देश कौन है? तो अमेरिका है। इसमें भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। आपसे पूछे जाए कि वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। विश्व पर्यावरण सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 180 है। विश्व खुशहाली में भारत का रैंक कितना है? तो 136 है। आपसे पूछ दिया जाए कि भूखमरी में भारत का सूचकांक कितना है? तो भूखमरी में 101 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 85 है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 150 है। यानी कि इतना सूचकांक हम आपको बोले हैं कि आपको इतना बार रिवाइज कराएंगे कि आपको सूचकांक आ जाए, कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछेगा नहीं। देखिए सूचकांक आपके बीच हम बताते हैं और यूपीपीसीएस में पूछा है कि खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो आपको कई बार हम आपको बताए हैं कि खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136 है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिल मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिल मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री किए हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां में शुरू किया गया है? तो ये बंगलुरु में शुरू किया गया। कहां में? बंगलुरु में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन कहां में किया गया है? तो बंगलौर में किया गया है। कहां में किया गया है?
बंगलौर में किया गया। अब देखिए आगे है कवच। कवच का संबंध किससे है? तो कवच का संबंध रेलवे से है। और कवच के बारे में हम आपको कई बार बता रहे हैं कि कवच का संबंध रेलवे से है। और कवच रेलवे से कवच क्यों चलाया गया है? क्योंकि एक ही पटरी पर अगर 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसे 500 मीटर के आसपास अपने ट्रेन खुद रुक जाएगा, इसीलिए कवच लगाया गया है। और कितने कवच लगाया जाएगा 2022-23 बजट के अनुसार? तो 100 कवच लगाया जाएगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगा। यानी कि हाल ही में घोषणा किया गया है कि 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगा। अब देखिए भारत का पहला कार्गो टर्मिनल कहां में खोला गया है? तो आसनसोल में खोला गया है। कहां में? आसनसोल में। और एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए, बहुत दिन हो गया बताए हुए, कि आपको बताए थे कि भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां में होगा? तो सूरत में होगा। कहां में? सूरत में। यानी आपको रेलवे से इतना याद करना है कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन कहां में किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कवच का संबंध किससे है? तो रेलवे से है। 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन चलेगा? तो 400 चलेगा। पहला कार्गो टर्मिनल कहां में बनाया गया है? तो आसनसोल में बनाया गया है। अब पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहां में होगा? तो सूरत में होगा। यानी कि इतना आपको रेलवे से याद करना है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में अग्निपथ सेवा के तहत युवाओं को सेना में कितने सालों के लिए भर्ती किया जाएगा? तो 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में एक योजना चलाया गया है अग्निपथ योजना, उसमें युवाओं को कितने साल के लिए देश की सेवा करने का योगदान देंगे? तो 4 साल के लिए। अब देखिए इसमें एज कितना निर्धारित किया गया है? तो 17.5 से 21 वर्ष। और अग्निपथ योजना क्या है हम आपके लिए एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा कि क्या उसमें पेमेंट कितना होगा, कितना साल तक रहिएगा, मतलब कि पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल कितना मिलेगा, ये सभी हम उसमें वीडियो में बना दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो कितने साल के लिए अग्निपथ में बहाल किया जाएगा? तो 4 साल के लिए। एज कितना होगा? 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक। 4 साल के बाद कितने सेना को हटा दिया जाएगा? तो 75% को हटा दिया जाएगा। और 4 साल अगर पूरा हो गया सेना को तो उसे फिर कितना, मतलब सेना मुक्त करने के बाद उसे कितना रुपया दिया जाएगा? तो 11,71,000 रुपया। आपसे पूछ दिया जाए कि जो अगर यह अग्निपथ सेवा में जो शामिल होंगे उसे क्या दिया जाएगा? तो अग्निवीर नाम दिया जाएगा। क्या? अग्निवीर नाम दिया गया है। और अगर मान के चलिए कि 4 साल के वर्ष में अगर कुछ हो जाता है, मतलब कि जो सेना में भर्ती हुआ है, तो उसे 48 लाख का पैकेज दिया जाएगा। कितना लाख का पैकेज दिया जाएगा? 48 लाख का पैकेज दिया जाएगा। यानी कि अग्निपथ के बारे में आपको 3-4 बात याद कर लीजिएगा कि अग्निपथ योजना चलाया गया है, जिसमें अग्निपथ के तहत कितने साल के लिए बहाल किया जाएगा? तो 4 साल के लिए किया जाएगा। इसका एज कितना रखा गया है? तो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। इसमें मतलब कि 4 साल के बाद कितना सेना को हटा दिया जाएगा? तो 75% सेना को सेना मुक्त कर दिया जाएगा। सेना मुक्त करने के बाद उसे कितना रुपया दिया जाएगा रिटायरमेंट के रूप में? तो 11,71,000 रुपया। अगर मतलब कि कोई सेना अगर 4 साल के दौरान उसे हो जाता है तो उसके लिए कितना का पैकेज उपलब्ध कराया गया है? तो 11,71,000 रुपया का। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है। यानी कि कब से बंद कर दिया गया है? तो 15 जून से बंद कर दिया गया है। 15 जून 2022 से। कब से बंद कर दिया गया है? 15 जून 2022 से। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है, यानी कब से बंद कर दिया गया है? तो 15 जून 2022 से। अब देखिए आपको बताना है, हम आपको बता रहे हैं कि हाल ही में 2 कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो एक कंपनी को दिया गया है गूगल के। अब गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? तो सत्य नडेला है। कौन है? सत्य नडेला। यानी आपको याद रखना है कि हाल ही में 2 कंपनी के सीईओ को
पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, एक गूगल कंपनी के, और गूगल कंपनी के कौन है तो सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है तो सत्य नडेला है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, और आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और दोपहर 1 बजे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी रवि शॉर्ट जीके है, तो आप जरूर जुड़िए। वहां देखिए आज जो हम आपके बीच करा देते हैं और अगले दिन यही का करंट अफेयर का टेस्ट हो जाता है, यानी कि आज तो आप पढ़ लिए और आज का पढ़ा हुआ कल टेस्ट हो जाता है। तो आप करंट अफेयर से जुड़िए और कुछ दिन बाद होमवर्क जीके जीएस करंट अफेयर सभी का दिया जाएगा, तो आप जुड़िए और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के लिए फायदा ही करेगा। तो चलिए आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। आगे का प्रश्न है कि खेलो युवा यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है, तो हरियाणा राज्य शीर्ष पर आया। कौन सा राज्य आया है, हरियाणा राज्य। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो युवा यूथ गेम्स 2021 में प्रथम स्थान तो हरियाणा हासिल किया है, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन है तो महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र है। अब देखिए खेलो युवा यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहां में किया गया है, तो हरियाणा में ही किया गया है। कहां में, हरियाणा में, और हरियाणा के कहां, पंचकुल में। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर का नाम क्या है, तो धाकड़ है। क्या है, धाकड़। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो युवा यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर का क्या नाम है, तो धाकड़ है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कितने नए खेल को शामिल किया गया है, तो 5 खेल को शामिल किया गया है। कितने खेल को, 5 खेल को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने नए गेम को शामिल किया गया है, तो 5 नए गेम को शामिल किया गया है। अब देखिए खेलो मतलब कि खेलो युवा गेम्स 2 को होता है, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ में हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ में, बेंगलुरु में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ में हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर बीरा है। क्या है, बीरा। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शीर्ष स्थान पर कौन आया है, तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु आया है। कौन, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। यानी कि आपको इतना याद रखना है, यानी कि आपको देखिए इतना याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है, तो हरियाणा आया है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ कहाँ में हुआ था, तो आपको बताना है कि हरियाणा में हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया का शुभंकर क्या है, तो धाकड़ है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने नए खेल शामिल किया गया है, तो 5 नए खेल शामिल किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो बंगलौर में किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका शुभंकर क्या है, तो बीरा है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी था, तो जैन यूनिवर्सिटी बंगलौर था। लेकिन 2-3 प्रश्न आपको यह बताए थे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो काजल सरगल बन गई है। आपसे पूछ दिया जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन भाग ली है, तो एतु मंडल बन गई है। और एतु मंडल कहाँ की है, तो झारखंड के रहने वाली है और मात्र कितनी साल की है, तो 13 साल की है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, आपको प्रश्न कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन हम बोल दे रहे हैं। हाल ही में नन्ही परी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ में, दिल्ली में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में नन्ही परी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो दिल्ली में शुरू किया गया है। अब देखिए नन्ही परी कार्यक्रम क्या होगा, तो नन्ही परी का जैसे मान के चले कि किसी हॉस्पिटल में कोई भी बच्चा अगर जन्म लिया है तो वहां सारा दवाई उसको उपलब्ध कराएगा, यानी कि सारा व्यवस्था वही मिलेगा उसको। यानी कि इसी के लिए नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो नन्ही परी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो दिल्ली में शुरू किया गया है। लेकिन आप चलिए दिल्ली का बात आ गया, तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो विनय कुमार सक्सेना, यानी कि बीके सक्सेना आप कह सकते हैं। क्या चीज कह सकते हैं, बीके सक्सेना। यानी आपसे पूछ लिया जाए
कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तो विनय सक्सेना को। अब देखिए दिल्ली सरकार द्वारा एक गीत लॉन्च किया गया था शिक्षा के लिए, इरादा कर लिया है हमने, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली सरकार द्वारा। अब देखिए जो बेघर बच्चों के लिए एक योजना चलाया गया है, टास्क फोर्स अभियान योजना, वह कहाँ में चलाया गया है, तो दिल्ली में चलाया गया है। यानी कि दिल्ली के बारे में 3 बात आज आपको बताए हैं कि नन्ही परी कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना। इरादा कर लिया है हमने शिक्षा गीत कहाँ में लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। टास्क फोर्स अभियान कहाँ में शुरू किया गया है, तो दिल्ली में शुरू किया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जारी ई गवर्नेंस सेवा वितरण में मूल्यांकन 2022 के रिपोर्ट में दूसरे रिपोर्ट में कौन से शीर्ष पर है, ऊटी में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ई गवर्नेंस सेवा वितरण में मूल्यांकन में 2022 में शीर्ष पर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर में है। और आपको बताए थे कि इस बार मतलब कि ग्राम पंचायत का मतलब कि आयोजन कहाँ से किया गया है, तो पल्ली पंचायत से किया गया। अब पल्ली पंचायत कहाँ में है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि ई गवर्नेंस मूल्यांकन में बिहार का स्थान कितना है, तो तीसरा है। कितना है, तीसरा। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में मतलब कि ई गवर्नेंस जारी किया गया, उसमें केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन है, तो जम्मू कश्मीर में है। इसमें बिहार का स्थान कितना है, तो तीसरे नंबर पर। अब देखिए अब हो गया ई गवर्नेंस आ गया, तो ई गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी है। कौन है, किरण बेदी। अब देखिए जब कुछ किताब आ गया है तो हम आपको बताए थे कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो धीरेन्द्र कुमार झा। एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है, तो रमेश पोखरियाल। आपसे पूछ दिया जाए कि एक पुस्तक बताए थे कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो पूनम दलाल दहिया। आपसे पूछ दिया जाए कि एक पुस्तक था कि एक पुस्तक आपको बताए थे क्या चीज, रेस माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिल्खा सिंह है। यानी इतना आपको पुस्तक के बारे में याद रखना है। अब देखिए हाल आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कॉइनिक्स ने देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो CRE8 है। यानी कि कॉइन स्विच ने देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो CRE है। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी पर भारत में कितना % टैक्स लगता है, तो 30% लगता है। आपको बताना कि क्रिप्टो करेंसी को मतलब कि मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो अल सल्वाडोर बन गया है। कौन बन गया है, अल सल्वाडोर बन गया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कॉइन स्विच ने देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो CRE8 है। आपसे पूछ दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी पर भारत में कितना % का टैक्स लगेगा, तो 30% का टैक्स लगता है। क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो अल सल्वाडोर बन गया। कौन, अल सल्वाडोर। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है, तो कहां में किया गया है, तो अहमदाबाद में किया गया है। कहां में, अहमदाबाद में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहां में किया है, तो जामनगर में किया है। और जामनगर कहां में है, तो गुजरात में है। कहां में है, जामनगर, गुजरात में है। अब देखिए जितना भी प्रश्न आज 16 जून से बना था हम सभी आपको बता दिए हैं, इसमें कुछ 15 भी जून का था। तो अब देखिए आप सीधे से देखिएगा, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स आ गया उसके बारे में सब बता दिए, तो आप सीधे से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किस तरह कीजिएगा, हम आपसे तो पैसा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना ही हम आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अंत में कुछ बोलने से पहले स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, हम आपको पूरा मतलब कि दिखा देते हैं बोर्ड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इतना पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सभी प्रश्न नज़र आ रहा होगा। तो देखिए जितना भी आज का प्रश्न बना था वह सभी हम आपको बता दिए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।